नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अमित शाह का कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और आपको बता दें कि धारा 370 हटाने के अलावा मोदी सरकार ने कश्मीर पर फोकस किया है आतंकवाद के खात्मे को लेकर। और इस आतंकवाद के खात्मे में सबसे ज्यादा अगर कोई अड़चन आ रही थी तो वो थे वहां के नेता जो राजनीति कर रहे थे, देश में यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो साहब राजनीतिक दल हैं, लेकिन वो आतंकवादियों के मददगार थे और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के इशारे पर कहीं ना कहीं कश्मीर में वो उनकी मदद कर रहे थे, पत्थरबाजी कराते थे, हवाला के जरिए पैसे मंगाते थे और एक राजनीतिक दल के तौर पर चंदा लेते थे। अगर उनको कोई चुनौती दे तो वो ये कह दिया करते थे कि साहब हम तो राजनीतिक दल के नेता हैं, हमारा काम है जनता के बीच में जाना और उनकी मदद करना। लेकिन अब अमित शाह के ताबड़तोड़ एक्शन से कश्मीर में खलबली मची हुई है। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन बीते हैं जब जो वहां पर मुस्लिम लीग है, J&K मुस्लिम लीग, उसको अमित शाह ने बैन किया था और सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इसको बैन कर दिया था। और अब अमित शाह ने तहरीके हुर्रियत पर बैन लगाया है। तहरीके हुर्रियत जो पार्टी है, इसको सैयद अली शाह गिलानी ने बनाया था और इसके बाद इसका अध्यक्ष बना मोहम्मद अशरफ सहराई, उसको अध्यक्ष बनाया गया। लगभग 26 से 27 संगठन इसमें मिले हुए हैं और इसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो ये संगठन हैं, अब इनका 1993 में गठन हुआ था, फिर इसके 2 टुकड़े हुए और उसमें से एक टुकड़े में अब मुस्लिम लीग J&K बना। वो J&K मुस्लिम लीग जो था, आपको याद होगा, जिसको बंद किया गया था मसरत आलम समूह, ये था। और ये मसरत आलम जो है आतंकवादियों की मददगार करने के जुर्म में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। बाकायदा कोर्ट में केस चला था और कोर्ट में ये प्रूव हुआ कि ये आतंकवादियों की मदद कर रहा था। अब इसी तरह ये जो तहरीके हुर्रियत को बैन किया गया है, ये भी UAPA की धारा के तहत किया गया है। इसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट लिखा है और उन्होंने लिखा कि तहरीके हुर्रियत जम्मू और कश्मीर को UAPA के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की गतिविधियों में शामिल था। आप सोच सकते हैं कि जिनको आज तक हम टैक्स पेयर राजनीतिक दल का नेता मानकर उनको तो सिक्योरिटी गार्ड भी दिए जाते थे, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सारी सरकारी सुविधा। मतलब आप सोचिए कि एक पार्टी का नेता होने के कारण कश्मीर में तो जब तक धारा 370 नहीं हटी थी तो इनको, आपको बता दें कि जो गुपकार रोड है, उस रोड पर श्रीनगर के अंदर प्राइम लोकेशन में सारी सुविधा फ्री में मिल रही थी, क्योंकि कानून पूरे देश का इनके ऊपर लागू नहीं होता था और अपना ही एक कानून बनाया हुआ था, अपना ही एक संविधान बनाया हुआ था। और उस संविधान ने इन नेताओं ने आपस में बांट के तय कर लिया कि भैया राज करने की अगर बात आएगी तो एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, एक बार PDP आ जाएगी और ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता जो हैं ये सपोर्ट करेंगे। और ये जो हुर्रियत नेता हैं इनको बार बार नजरबंद भी किया गया, लेकिन कोई पुख्ता कानून न होने के कारण अक्सर जब ये नजरबंद भी होते थे पूरी एक्टिविटी चलाते थे। पाकिस्तान से पैसा आना, पाकिस्तान से आतंकवादी आना और ये उनकी मदद करना, पत्थरबाजी कराते थे सेना के ऊपर। मोदी सरकार आई तो UAPA की धारा में सख्ती की गई और अब तो आपको बता दूं कि UAPA की धारा जो लगी है, चाहे वो इसमें तहरीके हुर्रियत पर लगी है, ये बैन हो गया है। इसके अलावा आपको बता दूं अभी जो मुस्लिम लीग J&K को बैन किया गया, अब UAPA की धारा अगर लगती है तो उनकी संपत्तियां भी जब्त हो रही है और ये कश्मीर में हो रहा है। धारा 370 हटने का सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को है तो इन नेताओं को ही तो है। इसीलिए तो ये मोदी सरकार को और पूरे देश को धमकी दे रहे थे, धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएंगी, इसी तरह की बात। क्योंकि इनको लगता था कि अगर ये हट गई, धारा 370 हटने का मतलब है इनका जो अपना बनाया हुआ कानून था, जिसकी सुविधा के कारण इन्होंने अरबों रुपए जो जनता के सुविधा के लिए, जनता के लिए जो इनको योजनाओं के लिए पैसा दिया गया था, केंद्र सरकार हर साल करोड़ों रुपए का बजट इन्हें देती थी कि भैया आप सड़कें बनाइए, आप वहां जो है बिजली की व्यवस्था करिए, आप लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराइए। ये नेता आपस में बांट के खा जाते थे। कश्मीर के युवाओं को बंदूक थमाना, कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर थमाना, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे, हमने देखा है कि स्कूल जाने वाले बच्चे, उनके द्वारा भी ये कभी कभी सैनिक और अर्धसैनिक बलों पर पथराव कराते थे।
लालच क्या है? कुछ पैसे मिल जाएंगे, 500 रुपए देंगे, आप पथराव करिए। अब बच्चों पे अगर सेना गोली चलाए तो ये फिर भी नैरेटिव बनाएंगे, ऐसा हो भी नहीं सकता। साफ देखिए, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, महिलाओं और बच्चों पे गोलियां चलाई जा रही है। आपको याद होगा जब पैलेट गन मोदी सरकार शुरू में लाई थी तो इन्होंने उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी आ गए, और आज भी वो पैलेट गन जो है जमा खाने में, माल खाने में जमा है, यूज नहीं होने दी, क्योंकि ये आतंकवादियों के मददगार हैं और आतंकवादियों की मदद करने वालों के मददगार हैं। लेकिन अब जीरो टॉलरेंस नीति है मोदी की, और इसीलिए मोदी सरकार ने तय किया है कि आतंकवादी और उनके मददगार जो भी हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब चाहे कितना भी विपक्ष चिल्ला ले, लेकिन अमित शाह जो ताबड़तोड़ देश के अंदर एक्शन कर रहे हैं, एनआईए को खुली छुट्टी दे रखी है। और आप देखें, अगर आप समाचार लगातार देखते हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि एनआईए की आए दिन पूरे देश के अंदर एक्शन होता रहता है, कार्रवाई होती रहती है। और आज तक आपको बता दूं कि जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद तो वो संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप केवल इस पिछले साल की बात करेंगे तो एक साल के अंदर 600 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जो अभी तक नेताओं की जेब में पैसा जा रहा था, वो अर्धसैनिक बलों को वो पैसा दिया जा रहा है, और उसके कारण उन्होंने जिस तरह से होता है कि अपना एक मुखबिर का जो जाल है उसको फैलाते हैं, जो सूचना आदान प्रदान होती है उसमें वो पैसा खर्च होता है, जो कश्मीर की शांति बहाली में हमारी सरकार और सेना की मदद करते हैं उन पर वो पैसा खर्च होता है, और इसलिए काम हो रहा है। आज सेना को यदि ये पता लगता है कि पाकिस्तान से कोई रात में आतंकवादी आया है, बॉर्डर पार करके, उसकी सूचना कैसे मिलती है? ये मुखबिर से मिलती है। वहां वो जो आज की डेट में डेवलप हुआ है वो तब हो पाया है कि जब वो ईमानदारी से पैसा वहां खर्च हो रहा है, नेताओं की जेब में नहीं जा रहा। और इसीलिए सारी बौखलाहट है। लेकिन मोदी सरकार ने भी ये तय कर लिया है कि जब तक कश्मीर घाटी में, जम्मू में कोई भी एक भी आतंकवादी जीवित है और उनके मददगार जेल से बाहर हैं, तब तक वहां चुनाव भी नहीं करवाए जाएंगे। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो कि आप तत्काल वहां जो है विधानसभा के चुनाव करवाइए, परिसीमन हो गया है। नेताओं ने कहा, इन्होंने कश्मीर के कई नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि साहब धारा 370 हटाई। आपको याद होगा धारा 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 370 टेम्परेरी थी, उसको इतना लंबा समय तक रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और सरकार का जो कदम है धारा 370 हटाने का वो बहुत ही सराहनीय है और जरूरी था। इस पर ये जितने लोग थे, ये कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे इस उम्मीद से कि कोर्ट तो कह देगी कि धारा 370 भाई गलत हटाई गई है, चलो भाई इसको जो बहाल कर देते हैं। इनको तो उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इनको झटका लगा है। अब ये झटका लगा तो अब इनको लगता है कि चुनाव हम जल्दी से अभी करा दें, और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई कि कश्मीर में तो अभी शांति है नहीं, यहां तो आतंकवाद है। तो टारगेट किलिंग कराई जा रही थी। कौन करा रहा था टारगेट किलिंग? कौन है ऐसा जो मर्डर करके किसी का, चाहे पुलिसकर्मी हो, रिटायर कर्मी हो, और गली मोहल्ले में गायब हो जाता है? तो जब एनआईए एक्टिव हुई है, जब भी कभी उसके पीछे निकला है, तो पता चलता है कि ये राजनीतिक दल जो बने बैठे हैं नेता, ये इनके मददगार हैं। और इसलिए एनआईए ने जो रिपोर्ट अपनी गृह मंत्रालय को दी, उस रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने ये एक्शन लिया है, तय कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से एक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा अगर घबराहट किसी में है तो वो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि जिस तरह से अभी तक जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दल की ये जो पार्टियां हैं, चाहे वो हुर्रियत से जुड़े हुए नेता हैं, चाहे फिर वो जो है आपने अभी देखा कि मुस्लिम लीग जे&के है, इन पे जिस तरह से एक नोटिफिकेशन पे बैन लगा है, कल को इनका भी नंबर आ सकता है। अगर इनमें से कहीं भी किसी का आतंकवादियों से कोई लिंक, उनकी मदद करने का कोई लिंक, या तो बयानबाजी भी इन्होंने करी, तो आप निश्चित जान लीजिए कि कल को हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के ऊपर भी बैन लग जाए, ये जेल में चले जाए और इनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। लेकिन इसके लिए एनआईए तलाश कर रही है कि कहीं ना कहीं इनकी कोई बयानबाजी, कोई आतंकवादियों से लिंक यदि मिला, तो निश्चित जानिए कि ये सब जेल में होंगे। कुछ लोग सवाल करते हैं कि साहब इनके रहते हुए चुनाव होगा तो आज का क्या मतलब है, कश्मीर में कौन वोट देगा बीजेपी को? भाई बीजेपी की सरकार बने या ना बने कश्मीर और जम्मू में, लेकिन वहां एक ऐसी सरकार बने जो देश की शांति में केंद्र की सरकार से कंधे से कंधा मिलाए, आतंकवाद के खात्मे पर सेना का, अर्धसैनिक बलों का साथ दे, और कश्मीर और जम्मू के विकास में
अपना सहयोग दे, ना कि बाधा बने। बस भाई मान लीजिए जिन राज्यों में आज बीजेपी की सरकार नहीं है, आप उदाहरण के लिए देखिए कि मान लीजिए आप कर्नाटक में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, आंध्रा में देखिए, बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां विकास नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां आतंकवादी अपनी मर्जी कर रहे हैं। ऐसा ही केंद्र सरकार, मोदी सरकार ये कश्मीर और जम्मू में चाहती है कि दोनों रीजन में विकास हो, तरक्की हो, शांति हो, लोगों को रोजगार मिले, और ये सब होने के साथ साथ जो आतंकवादी हैं पहले उनका खात्मा हो। उसके लिए जरूरी है कि जो उनके मददगार है पहले उस पर प्रहार हो। तो अमित शाह एक के बाद एक एक्शन ले रहे हैं। पूरी घाटी के जो ये आतंकवादियों के मददगार या पाकिस्तान के आतंकवादियों की भाषा बोलने वाले राजनीतिक नेता हैं, इनके अंदर घबराहट है, बुरी तरह घबराए हुए हैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला कि आखिरकार अब तुम्हारा क्या होगा। क्योंकि इनके भी बयान आप समय समय पर देखते हैं, ये बयान ऐसे ही होते हैं। अब बयान देने पर भी एक्शन हो सकता है। नया कानून जो बना है और उस नए कानून में जो अभी अमित शाह ने 3 नए कानून पास किए आईपीसी सीआरपीसी के, आप याद करिए, उनको पढ़िए, और मैं कहूंगा महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला उनको जरूर पढ़ें। आपको ध्यान में आ जाएगा कि राष्ट्रद्रोह की धाराओं में जो परिवर्तन किया गया है, अब ये राष्ट्रद्रोह की धारा में है कि यदि आप देश की सेना या अर्धसैनिक बलों के खिलाफ कुछ बोलते हैं और देश के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आपके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज होगा, जेल की सलाखों के पीछे होंगे, संपत्ति जब्त होगी। और इसीलिए कश्मीर में बौखलाहट है, लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की जनता बहुत खुश है कि चलिए पहली बार देश की आजादी के बाद ऐसी कोई सरकार आई जो इन आतंकवादियों के मददगारों पर कार्रवाई कर रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।